स्कूल में रोज रोज तंग किए जाने वाला एक होशियार लड़का धीरे धीरे यह जानता है कि उसके अंदर एक अजीब शक्ति है। वह अपने आसपास मौजूद किसी भी इंसान की शक्ल और काबिलियत की नकल कर सकता है। एक दिन जब वह अपने एक क्लासमेट को परेशान होते देखता है तो वह उस बदमाश को सबक सिखाने का फैसला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। गिरने के बाद वह लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भागकर लड़कों के टॉयलेट में छिप जाता है। उसे ढूंढने के लिए बदमाश टॉयलेट के केबिन एक एक करके खोलता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ लियोनार्ड मिलता है। बेन अचानक गायब हो चुका होता है। एक महीने पहले ही बेन ने एरिक न्यूडेल स्कूल में एडमिशन लिया था। वह अपनी माँ के साथ हाल ही में इस शहर में आया था। शुरुआत में उसकी दोस्ती केनी से होती है, लेकिन शर्मीले और चुप रहने वाले स्वभाव की वजह से बेन जल्दी ही जेसन का निशाना बन जाता है। कुछ समय पहले बेन की माँ लिज ने मैक्स के पिता से शादी कर ली थी और अब वे चारों एक परिवार की तरह रहने लगे थे। लेकिन एक सुबह जब बेन नीचे जाता है तो उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाती। जब वह शीशे में देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह केनी जैसा दिखने लगा है। घबराकर वह घर से भाग जाता है और सीधे स्कूल पहुंचता है। मैक्स से मिलकर वह सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स को तब तक यकीन नहीं होता जब तक वह खुद गलियारे में केनी को चलता हुआ नहीं देख लेती। घंटी बज जाती है और मैक्स उसे छिपे रहने को कहती है ताकि किसी को पता न चले कि स्कूल में दो केनी हैं। घर पर बेन के गायब होने से उसकी माँ बहुत डर जाती है। फिल पुलिस को बुलाने का फैसला करता है और यह सोचकर बेन और घबरा जाता है कि अब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। सोचने के लिए वह पार्क जाता है जहां उसकी मुलाकात कार्टर नाम की एक लड़की से होती है। कार्टर उसकी असली पहचान जानती है और उसे उसकी शक्तियों के बारे में समझाती है। वह बताती है कि यह सब दोबारा भी हो सकता है, लेकिन अगर बेन अपनी शक्ति को कंट्रोल करना सीख ले तो सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वह गायब हो जाती है और बेन पार्क में ही सो जाता है। कई घंटे बाद तेज तूफान के बीच उसकी नींद खुलती है। वह देखता है कि वह फिर से नॉर्मल हो चुका है। भागते हुए वह सड़कों पर जाता है जहां जासूस डैरेन उसे ढूंढ लेता है और मैक्स की मदद से उसे घर वापस पहुंचा देता है। बेन अपने गायब होने का कोई बहाना बना लेता है और अपने कमरे में चला जाता है। डैरेन घर में एक फोटो फ्रेम देखता है जिसमें उसकी बेटी की तस्वीर होती है और उसकी आंखें भर आती हैं। आने वाले हफ्तों में बेन अपनी शक्तियां दोबारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। आखिरकार वह मान लेता है कि शायद वह अब एक नॉर्मल लड़का ही रहेगा। एक दिन डैरेन बेन से अकेले में बात करता है और उसे एक तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या उसने यह निशान पहले देखा है। बेन मना कर देता है। बाद में उसे पता चलता है कि कार्टर दरअसल डैरेन की बेटी है, जिसे वह अपनी पत्नी की मौत के बाद अकेले पाल रहा था। इधर मैक्स जेसन से डील करती है ताकि वह बेन को तंग न करे। बदले में वह उसे अपने पसंदीदा हेडफोन दे देती है। एक दिन स्कूल से लौटते समय वे देखते हैं कि जेसन किसी और बच्चे को परेशान कर रहा है। बेन गुस्से में आकर बीच में आने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसका रूप बदल जाता है और वह ओवेन जैसा दिखने लगता है। उसी वक्त मैक्स को अपनी माँ का मैसेज मिलता है और बेन फिर से पार्क की ओर भागता है, इस उम्मीद में कि उसे कार्टर मिलेगी, लेकिन वहां उसे डैरेन मिलता है जो बताता है कि उसने अपनी बेटी को काफी समय से नहीं देखा है। डैरेन बताता है कि 2 साल पहले शहर में एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उस समय वह लोगों की जान बचाने में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि कार्टर उस तूफान की तरफ दौड़ रही है। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया, लेकिन कार्टर को शहर छोड़कर जाना पड़ा। उसका कहना था कि अब उसकी जान खतरे में है। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए डैरेन ने उसे जाने दिया और तभी से उसने उसे दोबारा नहीं देखा। यह सब सुनने के बाद बेन को महसूस होता है कि उसका शरीर फिर से अपने असली रूप में लौट रहा है। वह जल्दी से घर की ओर भागता है। उसी शाम लिज मैक्स को स्कूल के स्प्रिंग डांस के लिए ड्रेस दिलाने ले जाती है। इधर बेन घर पर फील के साथ खाना बना रहा होता है। बातों बातों में बेन को अचानक एहसास होता है कि उसकी आवाज बदल गई है और बिल्कुल फील जैसी हो गई है। किस्मत से लिज और मैक्स उसी समय घर लौट आते हैं तो बेन घबराकर अपने कमरे में भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वह शांत होता है और अपनी असली आवाज वापस ले आता है। फील उससे मैक्स के लिए खाना ले जाने को कहता है। ड्रेस न मिलने की वजह से मैक्स परेशान होकर घर आ जाती है। उसे लगता है कि लिज उसकी माँ की जगह लेने की कोशिश कर रही है। वह अपने कमरे में अकेले खाना खाती है और बेन से कहती है कि भले ही उसकी माँ ज्यादा साथ न दे पाती हो, लेकिन वह किसी और को उसकी जगह नहीं देखना चाहती। अगली सुबह स्कूल में बेन ओवेन के साथ अपने लॉकर तक जाता है। जेसन अक्सर ओवेन के लॉकर में सड़े हुए अंडे डाल देता था। इस बार ओवेन हैरान रह जाता है क्योंकि उसके लॉकर में सच में सड़े हुए अंडे पड़े होते हैं। उसे लगता है कि यह सब बेन ने किया है, इसलिए वह उस पर हमला करने वाला होता है। तभी मैक्स आकर अपने भाई का बचाव करती है और सड़े हुए अंडे जेसन पर फेंक देती है।
एक टीचर ये सब देख लेता है और मैक्स को प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है। प्रिंसिपल कहता है कि वह शाम को उसके पिता को फोन करेगा। मैक्स को परेशानी से बचाने के लिए बेन रात को फोन का इंतजार करता है। जैसे ही कॉल आता है वह अपनी आवाज बदलकर फील जैसी बना लेता है और प्रिंसिपल से बात करता है। अगली सुबह कार्टर बेन से मिलने आती है। वह उसे डांटती है कि वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। बेन उससे पूछता है कि वह हमेशा क्यों भागती रहती है। कार्टर बताती है कि जिस तूफान ने शहर को तबाह किया था वह एक म्यूटेंट की वजह से आया था। असल में वह तूफान उसी की गलती से आया था क्योंकि यार्ड्सकर्क नाम का एक आदमी उसकी शक्तियां चुराने की कोशिश कर रहा था। कार्टर कहती है कि अगर बेन को और सच जानना है तो उसे साबित करना होगा कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। तब तक वह अपनी गायब होने की ताकत का इस्तेमाल करके उसे देखती रहेगी। वीकेंड पर मैक्स अपनी मां के घर चली जाती है, इसलिए फील लिज और बेन को लंच पर बाहर ले जाता है। फूड कोर्ट में उनकी मुलाकात जेसन और उसकी मां से होती है। जेसन के बड़े लोगों के सामने अच्छे बनने का नाटक देखकर बेन हैरान रह जाता है। फील और लिज को पता ही नहीं चलता कि यही लड़का स्कूल में बेन को परेशान करता है। अगले दिन बेन और मैक्स देखते हैं कि जेसन ओवेन का लंच गिरा देता है। वे इसका वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन देर हो जाती है। जेसन को चेंजिंग रूम की तरफ भागते देखकर बेन उसके पीछे जाता है। वह उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वह फिर से बदलने लगा है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब वह मैक्स से मिलता है तो मैक्स देखकर चौंक जाती है। बेन उसी इंसान जैसा दिखने लगा होता है जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती है। बेन को जेसन की तरह एक्टिंग करने का आइडिया आता है। वह मैक्स से कहता है कि वह कुछ वीडियो रिकॉर्ड करे ताकि वह सबको दिखा सके कि जेसन असल में कैसा है, लेकिन मैक्स इस बात से सहमत नहीं होती। उसका कहना होता है कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं करना चाहिए। उसी दोपहर कॉरिडोर में चलते हुए ओवेन अचानक बेन पर हमला कर देता है। वह अपने साथ हुए सारे जुल्म का बदला लेना चाहता है। बेन जमीन पर गिर जाता है और अस्पताल में होश में आता है। वहां उसकी मां उसका इलाज कर रही होती है। लिज बताती है कि उसे पहले से शक था कि जेसन ही वह लड़का है जिसने बेन का कैमरा तोड़ा था। तभी बेन को महसूस होता है कि उसकी बांह फिर से बदलने लगी है। वह जल्दी से वहां से भाग जाता है ताकि उसकी मां यह न देख पाए। घर पहुंचने पर मैक्स उसे एक वीडियो दिखाती है जो इंटरनेट पर वायरल हो रहा होता है। वह वीडियो 2 साल पहले आए उसी तूफान का होता है। तस्वीर को झूम करने पर वे देखते हैं कि तूफान के अंदर कोई और भी मौजूद था। बेन सोचने लगता है कि वह औरत आखिर कौन थी। अगली सुबह दोनों उस जगह जाने का फैसला करते हैं जहां वह वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन तभी मैक्स को अपनी मां का मैसेज आता है और वह जांच बीच में छोड़ देती है। उस दिन वह 13 साल की होने वाली होती है। उसकी मां जूलिया कहती है कि वह अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में जश्न मनाएगी और वह साफ कह देती है कि बेन और उसकी मां को इस पार्टी में नहीं बुलाया गया है। लेकिन शाम को जब मैक्स अपने माता पिता से मिलने के लिए घर से निकलती है तभी बेन अपनी मां के काम से लौटने का इंतजार करता है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है। वह उसी रेस्टोरेंट में जाने का प्लान बनाता है, ये जाने बिना कि वहीं मैक्स का जन्मदिन मनाया जाने वाला है। लिज अपने बेटे के साथ रेस्टोरेंट पहुंचती है। कुछ ही देर में मैक्स और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। तभी बेन को समझ आता है कि उसका प्लान काम कर गया है और आखिरकार 5 लोग एक ही टेबल पर बैठकर डिनर करते हैं। जब बड़े लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, बेन और मैक्स टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर उठते हैं। असल में वे उस अपार्टमेंट की जांच करने जाते हैं जहां 2 साल पहले उस रहस्यमयी महिला को देखा गया था। बिल्डिंग में पहुंचते ही बेन देखता है कि एक लड़का अपने परिवार के साथ बाहर जा रहा है। उसे समझ आ जाता है कि वे लोग घर बदलने वाले हैं। लड़का उन्हें नजरअंदाज करता है, लेकिन बेन और मैक्स चुपके से अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि यह जगह हाल ही में किराए पर ली गई है क्योंकि हर तरफ बक्से रखे हुए हैं। अचानक उस लड़के के माता पिता वापस आ जाते हैं। मुसीबत से बचने के लिए दोनों छिप जाते हैं। बेन खुद को उस लड़के एंजो मेन बदल लेता है और उसके माता पिता का ध्यान भटका देता है ताकि मैक्स चुपचाप वहां से निकल सके। रात में बेन जन्मदिन का केक लेकर वापस टेबल पर पहुंच जाता है। इधर घर पहुंचने पर मैक्स को अपने तकिए के नीचे एक हैप्पी बर्थडे कार्ड मिलता है। वह कार्ड कार्टर ने छोड़ा होता है और उसके अंदर एक पुराना अखबार का टुकड़ा होता है जिसमें उस महिला का नाम लिखा होता है जो खिड़की के पास दिखी थी। अपने सौतेले पिता से एक प्रोफेशनल कैमरा किट जीतने के बाद बेन और मैक्स अब तक मिले सारे सुरागों से एक फोटो वॉल बना लेते हैं। दोपहर में आइसक्रीम खाते समय फील अखबार में विवियन कैनेडी की तस्वीर देखता है। उसे पता चलता है कि यही औरत डिटेक्टिव डैरेन की पत्नी और कार्टर की मां थी।
अब दोनों बच्चे डैरेन से बात करने का फैसला करते हैं। शक से बचने के लिए बेन खुद को लियोनार्ड में बदल लेता है। मैक्स की मदद से वे डैरेन को एक इंटरव्यू देने के लिए मना लेते हैं। इंटरव्यू के दौरान मैक्स चुपके से कार्टर के कमरे में जाती है और सबूत ढूंढने लगती है। उसे एक पुरानी नोटबुक मिलती है और वह उसकी तस्वीरें ले लेती है। लेकिन तभी डैरेन को पता चल जाता है कि बेन भी एक म्यूटेंट है। वह बेन से कहता है कि वह कार्टर का रूप ले ले, क्योंकि वह अपनी बेटी को एक बार फिर देखना चाहता है। कुछ देर बाद बेन और मैक्स साइकिल से घर लौट रहे होते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई बाइक वाला उनका पीछा कर रहा है। दोनों मॉर्गन नाम की महिला के घर जाते हैं। वह बताती है कि उसके पास उड़ने की ताकत है और वही उस भयानक तूफान की सच्चाई जानती है। मॉर्गन बताती है कि येट्स नाम का एक लड़का विवियन कैनेडी का शिष्य था। वह बदला लेने की नीयत से शहर आया था। जब येट्स ने कार्टर का पीछा किया तभी हालात बिगड़ गए। मॉर्गन और उसके छात्रों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर हो चुका था। जब मॉर्गन पर हमला हुआ तो कार्टर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उस जबरदस्त ऊर्जा से तूफान रुक गया और येट्स की शक्तियां खत्म हो गईं। कहानी खत्म करने के बाद मॉर्गन दोनों बच्चों से कहती है कि वे अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाएं। जब बेन तैयार होगा वह खुद उनसे संपर्क करेगी। जाने से पहले मैक्स उसे वह फोटो दिखाती है जो कार्टर ने उसके जन्मदिन पर छोड़ी थी। बाद में कार्टर मैसेज करके बताती है कि वह अखबार का टुकड़ा उसने नहीं छोड़ा था। उसी रात मॉर्गन की येट्स से फिर मुलाकात होती है, जो अपना अधूरा काम पूरा करने आया होता है। अगले दिन स्कूल के बाद बेन और मैक्स अपने फोटो स्टूडियो लौटते हैं। तभी फिल वहां आ जाता है और दीवार पर विवियन की तस्वीर देखकर डर जाता है। अगली सुबह स्कूल में बेन देखता है कि एक लड़का उसकी बहन का मजाक उड़ा रहा है। मैक्स शांति से मामला संभालना चाहती है, लेकिन बेन उसकी जगह खड़ा होने का फैसला करता है। वह अपनी बहन का रूप लेकर डैनियल से बदला लेता है। उसी समय जूलिया अपनी बेटी को स्कूल से लेने आ जाती है, क्योंकि वह उसे स्प्रिंग डांस के लिए नई ड्रेस दिलाने वाली होती है। हालात से बचने के लिए बेन उसके साथ स्टोर जाने को मजबूर हो जाता है और रास्ते में वह मैक्स को फोन करके सब कुछ बता देती है। कुछ ही मिनटों बाद मैक्स दुकान पहुंच जाती है और सीधे फिटिंग रूम में जाती है, जहां बेन पहले से छिपा हुआ होता है। गुस्से में मैक्स कहती है कि उसे अपनी रक्षा के लिए बेन की मदद की जरूरत नहीं है। वह साफ कह देती है कि बेन को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को डराने या अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहस के बाद बेन वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब वह घर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि मैक्स उसके व्यवहार से कितनी नाराज थी। तभी बेन समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और चीजों को ठीक करने का तरीका सोचने लगता है। उस दोपहर बेन एक बार फिर कार्टर को ढूंढने पार्क जाता है। वहां उसे पता चलता है कि मॉर्गन की शक्तियां चुराए जाने के बाद कार्टर खुद भी खतरे में आ गई थी। येट्स ने व्याट के करीब जाने के लिए उसका रूप बदल लिया था और इसी वजह से कार्टर ने भी अपनी कुछ शक्तियां खो दी थी। इसलिए वह बेन से कहती है कि वे अगले दिन मॉल में मिलेंगे। इस बीच बेन अपनी बहन से रिश्ता ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। अगली सुबह तय समय पर कार्टर बेन से मॉल में मिलती है ताकि वह अपनी शक्तियों की ट्रेनिंग कर सके। वहां उनकी मुलाकात एक बहुत ही संदिग्ध नौजवान से होती है। उस आदमी की कलाई पर ब्रेसलेट देखकर कार्टर समझ जाती है कि वह उसी गिरोह से जुड़ा है जिससे उसके दोस्त जुड़े थे। वह तुरंत भागने की कोशिश करती है, लेकिन फंस जाती है। घबराया हुआ बेन उसके पीछे जाता है। एलिस्टेयर मॉरिस उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी कार्टर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे गायब कर देती है। इससे बेन बच निकलता है। उसे एक सुरक्षित जगह छोड़ने के बाद कार्टर वहां से चली जाती है। मॉल के सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद डिटेक्टिव डैरेन को पता चलता है कि बेन इस घटना में शामिल था। वह उससे बात करने का फैसला करता है। डैरेन बेन को बताता है कि वह खतरे में है और वह उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन बेन मना कर देता है और कहता है कि डैरेन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसी दोपहर बेन पार्क में कार्टर से मिलता है और उसके साथ एक गोदाम में जाता है जहां मॉर्गन छिपी हुई होती है। मॉर्गन बताती है कि बच्चों के जाने के बाद येट्स वहां आया और उसकी शक्तियां चुरा ली। वह रोंडा और व्याट के साथ पढ़ता था, लेकिन कभी नियम नहीं मानता था। जब उसे पता चला कि वह ग्रेजुएट नहीं हो पाएगा तो उसने विवियन को मार दिया और फिर कार्टर के पीछे पड़ गया, क्योंकि विवियन ने कार्टर को बहुत ही ज्यादा ताकत दी थी। सबको लगा था कि तूफान वाली रात येट्स की शक्तियां खत्म हो गई थी, लेकिन वे गलत थे। अब वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है और सभी म्यूटेंट की शक्तियां चुराने की योजना बना रहा है। यह सच्चाई जानकर बेन डर जाता है। उसे लगता है कि वह येट्स को रोकने के लिए अभी इतना मजबूत नहीं है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। मॉल हमले की जांच करते हुए डैरेन को पता चलता है कि एलिस्टेयर शहर की जेल में बंद एक कैदी है। वह उससे मिलने जेल जाता है और उसे मॉल में ली गई एक तस्वीर दिखाता है।
तस्वीर देखकर एलिस्टेयर हैरान हो जाता है, लेकिन डैरेन कहता है कि कोई उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तभी एलिस्टेयर बताता है कि येट्स उसका बहुत अच्छा दोस्त है। वह कहता है कि उसने येट्स को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था और अपनी शक्तियां उसे दे दी थी। उसे भरोसा है कि एक दिन येट्स उसका एहसान चुकाएगा। जेल से निकलने के बाद डैरेन मॉर्गन से मिलता है और उसे एलिस्टेयर की पूरी फाइल दे देता है, क्योंकि येट्स उसी की पहचान का इस्तेमाल कर रहा है। एक सुबह स्कूल जाते समय बेन फिर से कार्टर को देखकर चौंक जाता है। कार्टर उसे बताती है कि येट्स ही उसके अलावा दूसरा ऐसा इंसान है जो रूप बदल सकता है। इसी वजह से कार्टर को लगता है कि बेन की शक्तियां येट्स को हराने में काम आ सकती हैं। वह चाहती है कि बेन कार्टर का रूप लेकर येट्स को जाल में फंसाए। यह सुनकर बेन गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि कार्टर उसे सिर्फ चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। हालात बिगड़ते देख मॉर्गन मैक्स से मदद मांगती है। वह मैक्स से कहती है कि अगर बेन ने मदद नहीं की तो कार्टर और उसके दोस्त दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। उसी दोपहर मैक्स बेन से बात करती है और उसे मॉर्गन की पूरी योजना सुनने के लिए मना लेती है। वेयरहाउस पहुंचकर मॉर्गन बताती है कि डैरेन की दी गई फाइल से उसे पता चल गया है कि येट्स कहां छिपा है। योजना यह है कि वे येट्स के घर में घुसेंगे। बेन अपनी शक्तियों से उसका ध्यान भटकाएगा, जबकि असली कार्टर उसे पकड़कर उसकी शक्तियां खत्म कर देगी। मॉर्गन बताती है कि इनविजिबिलिटी के अलावा कार्टर के पास उसकी मां से मिली एक और बेहद ताकतवर शक्ति भी है। अगर यह योजना कामयाब हो गई तो मॉर्गन और बाकी म्यूटेंट अपनी शक्तियां वापस पा लेंगे और येट्स फिर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगली सुबह सभी म्यूटेंट मिलकर मॉरिस परिवार के घर में घुसते हैं और येट्स को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चलता है कि येट्स वहां नहीं है। इसके बाद वे इस मौके का फायदा उठाकर एलिस्टर के माता पिता को पूरी सच्चाई बताते हैं। वे हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि उनका बेटा इतना गलत कैसे हो गया। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद बेन फैसला करता है कि वह अब सामान्य जिंदगी जीगा और स्कूल चला जाता है। लंच के समय वह अपने दोस्तों के साथ आने वाले वीकेंड के स्प्रिंग डांस की बात करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ और फील उस पार्टी में मॉनिटर बनने वाले हैं। शनिवार शाम को डांस से पहले बेन के घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है। जब सभी मेहमान एंजॉय कर रहे होते हैं, बेन को शक होता है कि येट्स पार्टी में घुस सकता है, इसलिए वह मैक्स को मैसेज करने के लिए अपने फोटोग्राफी स्टूडियो जाता है। तभी फिल वहां आता है और उससे बहस करने लगता है। कुछ ही देर में बेन समझ जाता है कि सामने उसका दुश्मन येट्स है। वह उस पर हमला करता है, लेकिन येट्स उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद येट्स बेन का रूप ले लेता है और स्कूल में बाकी बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। जब बेन होश में आता है और देखता है कि घर खाली है, तो वह दौड़कर पार्टी वाले कमरे की ओर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका परिवार खतरे में है। दूसरी तरफ येट्स स्कूल में मॉर्गन और बाकी म्यूटेंट्स से मिलने की तैयारी करता है। जैसे ही वह कार्टर की शक्तियां चुराने वाला होता है, बेन वहां पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन बेन जानता है कि वह उसे सीधे नहीं हरा सकता, इसलिए वह येट्स को भ्रमित करने के लिए कार्टर का रूप ले लेता है। उसी समय डिटेक्टिव डैरेन वहां पहुंचता है। जब वह देखता है कि उसकी बेटी खतरे में है, तो वह येट्स पर हमला करता है, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है और वह उठ नहीं पाता। डरा हुआ बेन स्कूल से बाहर भागता है और खिड़की से नीचे गिरा दिया जाता है। तभी वह मैक्स से मिलता है और उससे मदद मांगता है। मैक्स अपने भाई की जैकेट पहनकर जिम की ओर भागती है और येट्स का ध्यान भटका देती है। इसका फायदा उठाकर बेन और कार्टर येट्स को पकड़ लेते हैं। जब कार्टर आखिरकार उसे छू पाती है, तो वह अपनी मां से मिली खास शक्ति का इस्तेमाल करती है और अपने दोस्तों की सारी चुराई हुई शक्तियां वापस ले आती है। लड़ाई खत्म होने के बाद बेन और मैक्स अपने परिवार के पास लौटते हैं। कार्टर को भी राहत मिलती है, क्योंकि अब वह अपने पिता के करीब रह सकती है, बिना इस डर के कि येट्स उसका पीछा करेगा। अब जब येट्स पकड़ा जा चुका है, उस पर केस चलेगा। मॉर्गन उस रात बेन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन आराम करते समय बेन को अपने शरीर में बिजली सा झटका महसूस होता है और उसे लगता है कि उसकी शक्तियों में कुछ गड़बड़ हो रही है। तो आपको यह सीरीज कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।